दोस्तों आज हम न्यूज़ का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के अंदर अनबाइस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अभी अभी हाल ही में पीपी ने इलेक्शन को पोस्टपोन किया है। तो उन्होंने पोस्टपोन क्यों किया इलेक्शन को, उसके साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का क्या डिफ़ॉल्ट सेव हो चुका है, क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया है। और उसके साथ साथ हम तीसरे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो कि ये है कि पंजाब असम्बली की डिसोल्यूशन के बाद अब अगला काम क्या होगा पाकिस्तान के सियासी मंजर में और ज़्यादा भूचाल लाने का। तो इस लेसन को आप पूरा देखेंगे तो आपको इन तीनों सवालों का जवाब मिल जाएगा और बगैर किसी बाइस्ड व्यू के मिलेगा, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ लोग बैठ के मिसकंसेप्शंस और रूमर्स फैलाते हैं। तो सबसे पहले वाई दी पीपी पोस्टपोन्ड इलेक्शंस इन कराची। कराची में इलेक्शंस पोस्टपोन हुए क्यों हैं? सबसे पहले लास्ट नाइट क्या हुआ जनाब, सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो इलेक्शंस नहीं करवाने वाले, बल्दियाती इलेक्शंस नहीं करवाने वाले पाकिस्तान में। स्पेशली जो सिंध गवर्नमेंट में कराची और दादू में जो है वो इलेक्शंस नहीं होंगे। तो शर्जील मेमन साहब आते हैं और वो इस बात को डिस्क्लोज़ करते हैं कि हमने जो है वो पोस्टपोन कर दिए इलेक्शन। अब ये ऐसा है कि ये तीसरी बार पोस्टपोन हुए इलेक्शंस, और इससे पहले भी 2 बार इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जा चुका है। अब बात यह है कि क्या इलेक्शन को पोस्टपोन करना, जबकि बलदियाती नुमाइंदों की जो डेट है, जो उनकी पुराना टेन्योर है वो ख़त्म हो चुका है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ईसीपी बाउंड है, जब किसी भी लोकल गवर्नमेंट के ऑफिस की तारीख ख़त्म हो जाए, वो ख़त्म हो जाए ऑफिस, उसका 5 साल का टेन्योर ख़त्म हो जाए, तो 120 डेज़ के अंदर उसको दोबारा इलेक्शन करवाने होते हैं। मगर ये जो डेट है ये जुलाई में ख़त्म हो गई थी, प्रॉबेबली अगस्त में ख़त्म हो गई थी ये डेट, यानी 30 अगस्त को ये डेट ख़त्म हुई। लेकिन उस 30 अगस्त के बाद अब तक, यानी जनवरी आ गया है, ये 5-6 महीने हो गए हैं जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं ये कंडक्ट करवाने में ईसीपी नाकाम हो गया है। तो ईसीपी ने क्या कर दिया, लॉ को ब्रेक कर दिया। चलो शुरू में तो हम मान सकते हैं कि जो डिज़ास्टर आया हुआ था, तो डिज़ास्टर में क्या हो जाता है, कुछ एक्सेप्शनल किस्म के आप स्टेप्स ले सकते हैं। बट उसके बाद क्या हुआ पाकिस्तान में, जब फ्लड का जो पहला जो था रिलीफ कैंप हमने दे दिए और उसके बाद उनको रिलीफ़ कर लिया, पहली जो खेप थी वो रिलीफ़ की वो वहाँ पे पहुँचा दी गई और रिलीफ़ हो गया। लेकिन उसके बाद अगर आप इसको पोस्टपोन करते हैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये भी भैया क्या है भाई, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन ले लिया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने, ठीक है। तो 120 दिन में होल्ड करने थे, नहीं किए। अब वजह क्या है, किसकी वजह से इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हुए हैं? तीसरी वजह, पहली बार जो है था ईसीपी ने बहाना बनाया कि जी फ्लड आ गए, तो फ्लड की वजह से, तो ये तो चलो मान देते हैं हम कि फ्लड आए थे। उसके बाद सिक्योरिटी सिचुएशन। अब आप ये सोच लीजिए कि आपके मुल्क के अंदर इलेक्शंस होने हैं, जमहूरियत चलनी है, मगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है। तो सिक्योरिटी बुनियादी चीज़ होती है जो स्टेट को प्रोवाइड करनी होती है अपने सिटीजन्स को, अपने लोगों को, और उसी के लिए वो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। सबसे मेन प्रायोरिटी आपकी सिक्योरिटी होती है। आपकी सिक्योरिटी अगर नहीं होती तो आपको किसी भी चीज़ की अश्योरिटी नहीं होती, ठीक है। तो आपका सबसे प्राइमरी जो इंसान का मास्लो के लॉ या थ्योरी के मुताबिक, मास्लो की थ्योरी के मुताबिक जो प्राइमरी किस्म का उसका नीड होता है वो खाने पीने की नीड के बाद उसकी सिक्योरिटी होती है। तो स्टेट आपको देने में ये फेल हो गया, ठीक है। तो कोalition के कंसर्न है इस बार, तीसरी बार कोalition के कंसर्न है, क्योंकि जो सिंध गवर्नमेंट है इसने हल्का बंदियाँ इस तरह से की थी, इसको जैरी मैंडरिंग कहते हैं, जैरी मैंडर करना कहते हैं। जैरी मैंडरिंग में ये होता है कि आप हल्का बंदियाँ इस तरह से करते हैं कि उन इलाकों को जोड़ देते हैं इकट्ठा, एक उसका हल्का बना देते हैं जहाँ पे आपके लोग जीत सकते हैं, यानी इसको प्री पोल रिगिंग भी आप कह सकते हैं। तो एमक्यूएम ने इस पे शोर मचा दिया। तो उसके बाद सिंध गवर्नमेंट को अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट बचाने के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके कोलिशन पार्टनर हैं, उनको ये इलेक्शन पोस्टपोन करवाने पड़े। अब दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान फॉर टाइम बीइंग थोड़े अरसे के लिए डिफ़ॉल्ट से बच गया? तो इसका जवाब हम देखते हैं, हाँ जी ये बच गया है पाकिस्तान, क्योंकि 4 बिलियन की आपको क्या आ रही है, इमदाद आ गई है। और वो कहाँ से आई है, वो यूएई से आई है, आपका दोस्त मुल्क, और उसके बाद सऊदी अरेबिया से आपको वहाँ से इमदाद आ गई है। अब 4 बिलियन की इमदाद हमें लेनी क्यों पड़ी? क्योंकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल लो हैं, पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कम हो रहा था, फ्लड में हमने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया फ्लड के रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, और हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन भी हुआ, तो उसकी वजह से हमारे डॉलर्स आने बंद हो गए, और फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी, उसने उसके ऊपर और ज़्यादा मसले मसाइल हमारे लिए क्रिएट कर दिए और हमें डॉलर की कमी होगी। अब 4 बिलियन रोल आउट कर रहे हैं ये दोनों कंट्रीज़, तो रोल ओवर कर रहे हैं 4 बिलियन, तो पाकिस्तान जो है उसको 2 बिलियन मिलेगा यूएई से, लेकिन ये 2 बिलियन वापस भी करना है आपने अगले 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। और 1 बिलियन एडिशनल सपोर्ट का ऐलान किया है यूएई ने।
तो आप यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब हमारे पीएम को देख सकते हैं कि वो यहाँ पे सलाम ले रहे हैं और यहाँ से पैसे लेके आए हैं। दूसरा है जी जनाब सऊदी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट। सऊदी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट ने भी कहा है कि हम $1 बिलियन का आपको ऑयल देंगे, पैसे हम आपको नहीं देंगे बल्कि ऑयल देंगे और बाद में आप पेमेंट कर दीजिएगा, यानी उधार हमने ले लिया है सऊदी अरेबिया से, तो उधार के चलते हमारा जो डिफ़ॉल्ट है वो कुछ देर के लिए जो है वो बच गया। तीसरा सवाल का जवाब कि पंजाब असम्बली हैज़ बीन डिज़ोल्व्ड, वो डिज़ोल्व होने जा रही है, बल्कि डिज़ोल्व हो ही चुकी है, आप ये समझ लीजिए। और इसके बाद क्या होगा? तो जनाब मोहतरम अभी अभी कॉन्फिडेंस का वोट लेने के बाद 12 जनवरी की रात को जो है वो कॉन्फिडेंस का वोट लिया है। आपको जो है वो आपके चीफ मिनिस्टर जो है वो परवेज़ इलाही ने, और उन्होंने फॉर्मली गवर्नर को कह दिया कि वो असम्बली को डिज़ोल्व कर दें, प्रोविंशियल असम्बली को। तो फवाद चौधरी कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद, और ये वाकई ऐसा है कि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती कि वो चीफ मिनिस्टर की भेजी हुई असम्बली को रिजेक्ट कर सके। उसको 48 घंटे के अंदर अंदर उसके ऊपर डेलिब्रेट करना होता है, साइन करने होते हैं। वो पहले भी कर सकता है लेकिन 48 घंटे से वो ज़्यादा नहीं रोक सकता। अगर वो साइन ना करे तो जो भेजी हुई समरी है रेजोल्यूशन की वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वो यस हो जाती है। मतलब ये है कि अगर गवर्नर बलीगुर रहमान साहब इसके ऊपर साइन नहीं भी करेंगे तो 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी और नए इलेक्शन होंगे प्रोविंशियल असम्बली के, सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं, फेडरल गवर्नमेंट के नहीं होंगे, प्रोविंशियल असम्बली के होंगे। ठीक है। उसके बाद जनाब फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद ये होना है कि केपीके की जो असम्बली है वो भी डिज़ोल्व करेंगे। वहाँ पे तो बिल्कुल आसानी से काम हो जाएगा क्योंकि 2/3 मेजोरिटी किसके पास है, 2/3 मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी भी नहीं, 2/3 मेजोरिटी की सपोर्ट हासिल है केपीके के अंदर पीटीआई को। तो वो वाली असम्बली जो है वो डिज़ोल्व करना तो कोई मसले का काम है। तो जनाब ये काम हो गया है कि इसके बाद क्या होगा केपीके के अंदर, और उसके साथ आपके पंजाब प्रोविंस के अंदर क्या होगा, वो इलेक्शंस होंगे। और इससे होगा क्या है, होगा ये भाई कि अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि 120 दिन के अंदर ईसीपी को इलेक्शन करवाने बहुत ज़रूरी हैं और ये कानून में लिखा हुआ है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर एमएनए के इलेक्शंस और एमपीए के इलेक्शंस पाकिस्तान में साइमल्टेनियसली नहीं हुआ करेंगे, ये फेज़ वाइज हुआ करेंगे। पहले केपीके में हुआ करेंगे, उसके बाद कहाँ पे हुआ करेंगे, उसके बाद हुआ करेंगे पंजाब के अंदर, और पंजाब और केपीके में होने के बाद एमएनए और बाकी 2 असम्बलियाँ जो आपके सिंध असम्बली है और आपकी बलूचिस्तान असम्बली उसके हुआ करेंगे। यानी वो 3 असम्बलियों के इलेक्शन साइमल्टेनियसली हुआ करेंगे और ये असम्बलियों के इलेक्शन पहले हो गए करेंगे। क्योंकि अगर अब इलेक्शंस हो जाते हैं तो पहले ये वाली गवर्नमेंट 5 साल के लिए बनेगी। तो आने वाले दौर में क्या होगा भाई, आने वाले दौर में फिर जो पंजाब असम्बली की और केपीके असम्बली की मुद्दत पहले पूरी हो जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की बाद में होगी। तो इस तरह से चीज़ें चलेंगी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।